हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 455 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम बात करें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में, कारक के बारे में और घर के मालिक के बारे में। कुंडली में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एक प्रकार की बायोलॉजिकल किसी भाव में मिलने वाली वो ताकत है जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है। कारक उस चीज को देने की शक्ति है। एक शक्ति है और एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट के रूप में हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को और देने की शक्ति के रूप में उस चीज के सुख देने की शक्ति के रूप में कारक को और मालिक को फिजिकल चीज देने के रूप में देखते हैं। कुंडली में चाहे हम D1 कुंडली को देख रहे हैं, चाहे हम D9 कुंडली को देख रहे हैं, चाहे हम D10 कुंडली को देख रहे हैं, कहते हैं कि जो कारक है उसका जो रिजल्ट है वो पहले आएगा। मीन्स एक गुंडा बदमाश यदि आपके घर में आ जाए तो वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जो उसका बाय डिफॉल्ट सिग्निफिकेशन है वो इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगा कि वो किस चीज़ से अटैचमेंट करता है वो अलग चीज़ है, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है वो अलग चीज़ है। तो इसलिए कई बार कारक, पहले भाव का जो कारक है वो सूर्य है, दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु है। ये बाय डिफॉल्ट पूरे वर्ल्ड की कुंडली में फिक्स, चाहे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी अपनी कुंडली देखे तो वो कहता है कि अगर मुझे पर्सनैलिटी के बारे में प्लैनेट देखना है जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करे, पर्सनैलिटी को देने वाला, आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रो करेगी उसको देने वाला, पर्सनैलिटी की इन्हांसमेंट करने का जो कारक है वो सूर्य है। बैंक बैलेंस को क्रिएट करने का जो कारक है वो गुरु है। आपको ताकतवर देने का जो कारक है वो मंगल है। आपके मन में शांति, जो मन में शांति के प्राइवेट जोन की बात करते हैं तो 2-3 कारक बन गए, 10वें हाउस की बात करते हैं 2-3 कारक बन गए, 6ठे हाउस की बात करते हैं 2 कारक बन गए, 8वें हाउस की बात करते हैं 2 कारक बन गए, 12वें हाउस की बात करते हैं तो 1-2 कारक बन गए। कुछ हाउस ऐसे हैं जहां पे कारक देने वाले बहुत हैं। तो उन हाउसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम उन सभी कारक भावों के बारे में, उन कारक एलिमेंट के बारे में, उन सभी कारक प्लैनेट के बारे में विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि वो उस चीज का सुख देने वाला है। तो हमने बात की कि सूर्य पहले भाव का कारक है, दूसरे भाव का कारक गुरु है। अब इस संबंध में भी बड़ा विरोध है। विरोध क्या कि अलग अलग मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कारक को क्लासिफाई करने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट एक अगर स्टैटिक रूल की अगर बात करें तो वो क्या है कि पहले भाव का जो कारक है वो सूर्य है, दूसरे भाव का जो कारक है वो गुरु है,
लेकिन अगर अलग मेथड में, जैसे लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, कस्पर लिंक एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट है, भृगु सरल पत्ती है, हर में, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट अगर देखें, सार समराइज रूप में देखें, तो कारक का मतलब है कि वो प्लैनेट जो उस भाव के एलिमेंट देने के लिए, उस भाव का सुख देने के लिए बनाया गया है। अब वो कारक अगर पीड़ित हो जाए तो वो उस भाव का जो देने वाला है, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देने वाला है, वो पीड़ित हो गया तो वो आपको देगा नहीं, बस सिंपल बात है। अगर सूर्य पीड़ित हो गया तो आपकी पर्सनैलिटी के निखार को आने में टाइम लगेगा। अगर गुरु पीड़ित हो गया तो आपका बैंक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट हो जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। मीन्स उस चीज का सुख देने वाला होता है कारक, इसलिए कारक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब तीसरे भाव में अगर मंगल, ताकत का जो कारक है वो मंगल है, वो पीड़ित हो गया तो आपको ताकत नहीं मिलेगी। चौथे भाव का जो कारक चंद्रमा और शुक्र है, तो अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, शुक्र भी पीड़ित हो जाए, तो आपको मन का शांति नहीं मिल सकती। मन की शांति की दो आधार हैं, माता और पत्नी। माता और पत्नी को आपने सुख दे दिया तो आप मन से सुखी हो जाएंगे। मीन्स संपत्ति चाहे कितनी इकट्ठी कर लो, चाहे संपत्ति पूरी वर्ल्ड की इकट्ठी कर लो आप, माता और पत्नी अगर प्लैनेट कुंडली में अच्छे नहीं है तो आपको मन की शांति नहीं मिलने वाली। फिफ्थ भाव का जो कारक है वो गुरु है। बच्चों से सुख लेना हो तो गुरु कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। छठे भाव का जो कारक है उसको हम शनि और मंगल के रूप में देखते हैं। तो अगर छठा भाव अगर कारक पीड़ित हो गया तो शनि और मंगल पीड़ित हो गए तो दिक्कत आएगी। सातवें भाव का जो कारक है शुक्र और गुरु दोनों के रूप में देखते हैं। आठवें भाव का जो कारक है वो शनि विशेष रूप से देखते हैं। रहस्य को प्राप्त करने की इच्छा हो, रहस्य को प्राप्त करने की इच्छा हो तो कड़ी मेहनत करने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। नौवें भाव का जो कारक है फिर दोबारा गुरु आता है। 10वें भाव का जो कारक है वो काफी प्लेनेट है। सूर्य को भी हम देख रहे हैं कारक के रूप में, गुरु भी है, शनि भी है, बुध भी है। और 11वें भाव की बात करें तो फिर दोबारा से गुरु है। 12वें भाव की बात करें तो शनि है। ये तो हमने बात कर ली कारक की। अब एक एस्पेक्ट और है, वो है कि किस प्लैनेट को कहां पे विशेष रूप से बल मिलता है, किस प्लैनेट को कहां पे बैठने से विशेष रूप से बल मिलता है। कहते हैं गुरु और बुध। गुरु जो है केंद्र में पहले भाव में बैठ जाए, और बुध बैठ जाए तो बाय डिफॉल्ट उसको ताकत मिलेगी, गुरु और बुध को। इसी तरह से यदि चंद्रमा और शुक्र जो है कारक के पॉइंट से भी बात आ गई, और वैसे भी चंद्रमा और शुक्र अगर चौथे भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति मन से बड़ा स्ट्रांग होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कारक और जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है दोनों ही प्लैनेट को मिल गई तो वो अधिक ताकतवर हो गया।
मीन्स चंद्रमा मन की शांति देने वाला है। चंद्रमा को बल कहाँ मिलता है? वहां पे जहां चंद्रमा को बल मिलता है वहीं पे वो शांति देने वाला हो गया। तो चंद्रमा का डबल इंपैक्ट पड़ गया। चाहे किसी क्लाइंट की कुंडली D1 हो, चाहे D9 हो, चाहे D10 हो, अगर चंद्रमा उस कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से 4th भाव में बैठ गया तो यह बात क्लियर कट है कि व्यक्ति मन से बड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो कारक के रूप में भी आ गया और वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के रूप में भी आ गया। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल 10th भाव में आ गए तो उनको उससे प्यार है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमें उससे प्यार है। गुरु अगर पहले भाव में होगा तो गुरु कहता है मुझे प्यार है, पहले भाव से मुझे प्यार है, क्योंकि मुझे यहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। बुध कहता है कि अगर मैं पहले भाव में आ गया तो मुझे उससे प्यार है, मुझे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। चंद्रमा अगर 4th भाव में आ गया तो वो कहता है मुझे उससे प्यार है, क्योंकि मुझे यहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सेम शुक्र। शनि ने कहा कि मैं तो एक व्यापारी हूं। शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब कारकपन भी देखो, खास बात है कि शनि जो है 7th भाव में उच्च का होता है और 7th भाव में ही उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है। डबल इंपैक्ट है। क्या है? डबल इंपैक्ट है। तो शनि अगर 7वें भाव में होगा तो वो कारक के रूप में भी लाभ देगा और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के रूप में भी लाभ देगा। सूर्य और मंगल अगर 10th भाव में होंगे तो उनको पावर मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। अब टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं और एक नई बात बताते हैं। हर प्लेनेट के बारे में सबसे पहले हम बुध प्लेनेट के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले। और ये बात हम नॉर्मली D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से बता रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको D1 कुंडली, D9 कुंडली या किसी भी डिविजनल चार्ट के पॉइंट से देख सकते हैं, लेकिन हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से बता रहे हैं। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि जब हम किसी प्लेनेट को किसी हाउस में देखते हैं, whenever we check out any planet in any house in D10 कुंडली, हमने D10 कुंडली बनाई। एक एग्जाम्पल कुंडली से बात को समझाने का हम प्रयास कर रहे। कुंडली तो एक बहाना है, हमने आपको बात समझानी है और अपनी कुंडली का अपने पास रख ली। D10 कुंडली का आउटलुक बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में एक ही बात को जब हमने आज बताया तो हमारा रेफरेंस पॉइंट अलग था, जब हमने कल बताया तो हमारा रेफरेंस पॉइंट अलग था। इसलिए हम अपने सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि वो स्टैटिक रूप से जानकारी को तो अपने पास रखेंगे ही, लेकिन उसको ओवरलैप भी करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें ऐड करेंगे और हमारे एक्सपीरियंस को भी ऐड करेंगे और फिर अपनी दिशा में बढ़ेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एंडलेस, एस्ट्रोलॉजी का जो सागर है वो एंडलेस है। तो कुंडली में D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बना लें और उसके रेफरेंस पॉइंट से बात को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा बात को समझाना उद्देश्य है। मीन लगन की कुंडली है, सूर्य और शुक्र लगन में, 4थे भाव में चंद्रमा, केतु और गुरु, 10वें भाव में राहु महाराज जी, 8th भाव में बुध महाराज जी, 11th भाव में मंगल महाराज जी और 12th भाव में शनि महाराज जी बैठे हुए। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है इस कुंडली का विश्लेषण करने से पहले
कि आपको ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि आपकी कुंडली में या आपके क्लाइंट की कुंडली में या किसी रिलेटिव की कुंडली में अगर आप कुंडली को चेकअप कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि कितने प्लैनेट जो हैं, राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, कितने प्लैनेट राहु और केतु को छोड़ के जो 7 प्लैनेट हैं उसमें से सूर्य और चंद्रमा को भी छोड़ दें तो जो 5 प्लैनेट हैं उसमें से कितने प्लैनेट वक्री हैं, ये बात भी चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा आउटलुक देने से पहले इस बात को भी चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। तो यहां पे अगर हम इस कुंडली को देखें और हम मान रहे कि शनि वक्री है, बुध वक्री है, मंगल वक्री है, शुक्र वक्री है और गुरु वक्री है, हम एज्यूम कर लें जो चार्ट हमने बताया है उसमें सारे के सारे प्लैनेट वक्री हैं, तो उस स्थिति में क्या इंपैक्ट कुंडली में पड़ेगा ये हम बताने का प्रयास करें। जो बात हमने पहले बताई डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की वो तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, जो कारक वाली पॉइंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो D10 कुंडली है वो कर्म के रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग भावों के बारे में बात करती है। कर्म के रेफरेंस पॉइंट से मीन्स अगर हम पहले भाव की बात कर रहे हैं तो पहला भाव इस बात की इंटेंशन है कि आप कर्म करने के लिए आपकी इच्छा है नहीं है, आप कर्म को किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को किस रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट है आपकी D10 कुंडली। अब मीन लगन की कुंडली है तो रेफरेंस पॉइंट आपका कर्म के संबंध में वर्ल्ड के पॉइंट से हो गया, क्योंकि 12 नंबर जो है वर्ल्ड है और 12 नंबर जो है वर्ल्ड से बाहर की बात सोचना है। इस तरह से कुंडली में जो 12वां भाव होता है, कुंडली में जो 12वां भाव है वो इस बात का इंडिकेटर है कि समाज से हट के एक आउटलुक लेना, क्योंकि 12वां भाव समाज से हट के है तो या तो समाज से हट के व्यक्ति सोचेगा, कर्म को समाज से हट के सोचेगा। तो यहां पे लेकिन यहां पे ये चेकआउट करना जरूरी है कि जो D10 कुंडली का जो पहला भाव है वो आपके एटीट्यूड को, कर्म करने के संबंध में आपकी इच्छा है या नहीं है, रुचि कितनी है, आप कर्म के संबंध में कितनी रुचिकर हो, कितनी रुचि आपकी है, इस बात की जानकारी पहले भाव के एनवायरनमेंट से पता लगती है। और उस रुचि के जो संस्कार हैं वो किस रेफरेंस पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि 12 नंबर है तो आपकी कर्म के प्रति जो रुचि है वो, क्योंकि 12वां भाव जो भी है उसके हिसाब से रुचि है। 12वां भाव जो है वो हट के, विदेशी समाज से हट के कर्म करने की रुचि। दूसरा, अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र पहले भाव में बैठे हुए तो आपकी रुचि पर गवर्नमेंट का, आपके पिता का और आपकी वाइफ का विशेष प्रभाव पड़ता है। मीन्स आप कर्म के प्रति कितने जिज्ञासु हो, इस बात की इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मीन्स किसी घर में आप बैठे हुए हो और आपका एक रेफरेंस पॉइंट है और साथ में पिताजी आपके आगे और आपकी वाइफ आगे, तो आपका उस रुचि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो। और दूसरा, हम देखते हैं कि मीन जो नंबर है उसमें शुक्र उच्च का होता है, तो यहां पे कर्म के संबंध में हाईएस्ट रुचि व्यक्ति की देखी जा सकती है कि व्यक्ति हाईएस्ट रुचि कर्म के संबंध में, उसकी कर्म करने की जो रुचि है वो हाईएस्ट है। यहां एक पॉइंट हमने दे दिया। दूसरा, हमें यह चेकआउट करना होता है कि D10 कुंडली में कि D10 कुंडली में लगन का मालिक कहां पे गया और D10 कुंडली में 10th भाव का मालिक कहां पे गया। यह बात इंडिकेट करती है कि व्यक्ति किस एरिया जोन में रह के उसके कर्म का जो फोकस है, कहां पे वो कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है,
वो अपने कर्मों को कहाँ पे रह के एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो कौन है, इस बात की जानकारी उसके लगने से पता लगी। मान लो अगर वो गुरु हुआ तो व्यक्ति हमेशा कर्म को ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से तोलता है, वो ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से कर्मों को तोल रहा है। अगर मीन लगन D10 में आ गया, अब ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से वो अपने ज्ञान को कहां पे, किस एनवायरनमेंट में, ज्ञान के माध्यम से कर्म को वो एक्सपेंड करना चाहता है, वो कुछ कर्म नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है, ज्ञान की जब बात होती है तो वो ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा ज्ञान को बढ़ाता है और ज्ञान देता है, ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान देता है। वो कर्म फिजिकल ना करके ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से करता है। वो अपने कर्मों में ज्ञान की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बिना रह नहीं सकता। और फिर जैसा कि कुंडली में हम देखते हैं कि लगन का मालिक 4th भाव में चला गया। अब कोई भी प्लैनेट अपने से 4th में जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जिस रेफरेंस पॉइंट से कर्म करेगा, अगर उस रेफरेंस पॉइंट से उसको कर्म करने से शांति ना मिली तो वो कर्म करना छोड़ देगा। यह बात विशेष रूप से है, जब भी कोई प्लैनेट अपने से, चाहे D1 कुंडली हो चाहे कोई भी कुंडली हो, जब भी कोई प्लैनेट अपने से 4th में गया तो उसका इंपैक्ट ये है कि वो ये जानना चाहता है कि अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, मीन्स D10 कुंडली है, कर्म के संबंध में अगर मुझे मन की शांति ना मिली तो मैं कर्म नहीं करूंगा। उसका जो फोकस है कर्म करने का, मन की शांति प्राप्त करना है। अगर वो ऐसे प्रोफेशन में चला गया जहां पे मन की शांति नहीं मिलती कर्म करने से, तो वो कर्म करना छोड़ देगा। वो उन कर्मों को करेगा जिससे मन की शांति मिलती है। कोई पूछेगा सर हम कैसे पता करें कि व्यक्ति को मन की शांति किस कर्म से मिलती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट जो D10 कुंडली का लग्नेश बना, और फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है वो कहां पे चला गया। ये दोनों पॉइंट देखने पड़ेंगे, एक कर्म के रेफरेंस पॉइंट से और एक कर्म के रेफरेंस पॉइंट से और एक कर्म के D10 10th भाव के रेफरेंस पॉइंट से। लेकिन जो चार्ट हम बता रहे हैं उस चार्ट के अंदर हम देखते हैं अगर ध्यान से, तो D1 कुंडली का, D10 कुंडली में जो पहले भाव का मालिक है वो भी गुरु है, और D10 कुंडली में जो 10th भाव का मालिक है वो भी गुरु है। इसलिए ये डबल इंपैक्ट पड़ गया। वो कर्म के रेफरेंस पॉइंट से भी मन की शांति को फोकस कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि अब यहां पे डबल इंपैक्ट A और B दोनों मैच कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में मैच करें, दो अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। कर्म का रेफरेंस पॉइंट अलग है और D10 कुंडली के लग्नेश का रेफरेंस पॉइंट अलग है, और सूक्ष्म रूप से जो आप कर्म करेंगे वो किस एनवायरनमेंट में करेंगे उसका रेफरेंस पॉइंट अलग है। लेकिन जो चार्ट हमने आपको बताया है इसमें दोनों रेफरेंस पॉइंट एक आ रहे हैं, तो ये डबल इंपैक्ट आ गया। व्यक्ति जो कर्म करेगा उसका रेफरेंस पॉइंट भी मन की शांति है, और जो कर्म का रेफरेंस पॉइंट है जो लग्नेश आ रहा है वो भी मन की शांति। लेकिन अब ये व्यक्ति जानना चाहेगा कि व्यक्ति किस एनवायरनमेंट में कर्म करेगा, कौन से कर्म करेगा। जानना चाहता है व्यक्ति कि अगर लगन का मालिक 4th भाव में गया तो उसके कर्म करने का जो फोकस है मन की शांति हो गया, और 10th भाव का मालिक भी अगर 4th भाव में चला गया तो उसका फोकस क्या हुआ कर्म का, उसका। अब यहां पे ये बात भी समझना जरूरी है, जब भी कोई प्लैनेट अपने से 7th जा रहा है तो उसका जो फोकस है वो सामने वाला व्यक्ति हो गया। ये भी एक पॉइंट है कुंडली में। जब भी कोई प्लैनेट अपने से 7वें भाव में चला गया तो व्यक्ति का जो फोकस है सामने वाला व्यक्ति हो गया, सामने वाले व्यक्ति की मन की शांति हो गया। ये पॉइंट भी आ जाता है। लेकिन यहां पे हम ये क्लिक कैसे करें कि व्यक्ति कौन से कर्म करेगा, इस चीज को चेकआउट करने के लिए हमें यह बात चेकआउट करनी पड़ेगी कि जो 4th भाव है उसमें नंबर कौन सा लिखा होगा। जब हमने चेकआउट किया कि 4th भाव में नंबर 3 लिखा होगा
तो इससे यह बात साबित होगी 3 नंबर कम्युनिकेशन का होता है, 3 नंबर मीडिया का होता है, 3 नंबर इंटरनेट का होता है, 3 नंबर टेक्नोलॉजी का होता है, 3 नंबर सुनने का होता है, 3 नंबर ताकत का होता है, 3 नंबर हाथों का होता है। तो अब यहां पे उस जातक के संबंध में जिसकी कुंडली हम बता रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति ताकत के संबंध में जितनी ताकत बढ़ेगी उतनी उसकी मन की शांति हो जाएगी, जितना वो कम्युनिकेट करेगा उतना मन की शांति प्राप्त कर लेगा। उसके जीवन का उद्देश्य, उसके कर्म करने का उद्देश्य, लगन के पॉइंट से भी मन की शांति है और कर्म के रेफरेंस पॉइंट से मन की शांति है। लेकिन जो कर्म वो करेगा वो किस एनवायरनमेंट में करेंगे या वो कौन से कर्म करेगा, इस बात को चेकआउट करने के लिए हमने 3 नंबर को पकड़ लिया। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को यहाँ पे हम कर्म में पुटअप कर दें तो हम विश्लेषण कर सकते हैं कि व्यक्ति कौन से कर्म करेगा। अब 3 नंबर ताकत के रूप में भी है, 3 नंबर कम्युनिकेशन के रूप में भी है, 3 नंबर इंटरनेट के रूप में भी है, और वहां पे 3 नंबर के अंदर गुरु भी बैठा हुआ है, चंद्रमा भी बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है। तो व्यक्ति हमेशा चीजों को, उसका मन क्या होगा? एक्सप्रेस करना। अब ये व्यक्ति अगर बोलना बंद कर दे, एक्सप्रेस करना बंद कर दे, तो क्या होगा? ये व्यक्ति मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका बोलना विशेष है, क्योंकि 3 नंबर बोलना नहीं होता, 3 नंबर एक्सप्रेस करना होता है। और जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम इनफॉर्मल, 3 नंबर इनफॉर्मल अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, सेंटेंस को पूरा किए बिना। तो इस व्यक्ति के जो कर्म है वो एक्सप्रेस करना है। अब एक्सप्रेस करने का कर्म अगर होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करना है। मान लो आपको न्यूज़ एंकरिंग करनी है, आपको सिर्फ न्यूज़ पढ़ने या बताने हैं। मीन्स एक कम्युनिकेटर के रूप में, एक कम्युनिकेटर के रूप में अपनी पहचान बनाता है व्यक्ति, अगर ऐसा है। लेकिन यहां पे और कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। यहां पे एक इंपैक्ट दिया हमने कि उसकी D1 कुंडली कैसी होगी ये भी देखना जरूरी है, D9 कुंडली कैसी होगी ये भी चेकआउट करना जरूरी है। लेकिन यहां पे एक इंपैक्ट आ गया। अब यहां पे एक पॉइंट और लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो है बुध। कुंडली में जो बुध है वो हमारी थिंकिंग को, हमारी थिंकिंग कहां से ड्राइव हो रही है, थिंकिंग का जो सोर्स है वो कहां पे है, कर्म की थिंकिंग का सोर्स कहां पे है। व्यक्ति अपने कर्मों को कहां एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जिस कमरे में कर्मों को एग्जीक्यूट वह व्यक्ति करेगा वो कमरा किस चीज का है, इस बात को भी चेकआउट करना जरूरी है। अगर आप अपने कर्मों को किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एग्जीक्यूट करें तो वो एरिया का मालिक कौन है? क्या ये बात कर्म को एग्जीक्यूट करते हुए आपको प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी। इसी तरह से यदि इसी कुंडली में देखें हम, यदि 10th भाव का मालिक 4th भाव में गया गुरु के रूप में, लेकिन यहां पे 4th भाव को हमने देखा 3 नंबर है और 3 नंबर का मालिक कहां पे? बुध। बुध कहां गया? अपने से 5वें। टॉपिक से हटते, बुध 5वें में है और 8वें भाव में है। बुध जो है जब भी कर्म के संबंध में सोचेगा तो सीक्रेट थिंकिंग के संबंध में हमेशा व्यक्ति जब कर्म करेगा तो सीक्रेट थिंकिंग के बारे में विचार करेगा। व्हाट इज सीक्रेट थिंकिंग? क्योंकि अब सीक्रेट थिंकिंग की बात तो करेगा, लेकिन 8 नंबर में 7 नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति हमेशा जो लव है उसके बारे में सोच सकता है। उसकी थिंकिंग का जो इंपैक्ट है वो लव है। सीक्रेट थिंकिंग कहां से ड्राइव होगी? वो लव है। 8th भाव तो है।
हमेशा वो हिडन 8th भाव के अंदर, ये बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि 8th भाव के अंदर अगर शुक्र 8th भाव का मालिक बन जाए और बुध वहाँ चला जाए तो व्यक्ति हमेशा कंफर्ट के बारे में, आराम के बारे में, लव के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में विचार करेगा। थिंकिंग वहाँ से उसकी ड्राइव होगी। अब यहाँ पे कर्म के संबंध में भी हो सकती है। तो आज की टॉक को हम वाइंड अप करते हैं। हमारा भी जो एनर्जी लेवल है डाउन हुआ, थैंक यू सो मच, क्योंकि एक ही टॉपिक को लंबी टॉक कैरी करना भी मुश्किल होता है। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने हमारी टॉक को सुना और अपनी कुंडली पर, अपने क्लाइंट की कुंडली पर इसका आउटलुक आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।